गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हर्षोल्लासपूर्वक मना रहे हैं। भारतीय एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और भारत की आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। सोवियत रूस साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था, और दोनों ही राष्ट्र भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई थी, जो भारत की स्वतंत्रता के हिमायती थे। इंग्लैंड की जो शक्ति थी वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ न चाहते हुए भी भारत को आज़ादी देने का निर्णय लेते हैं और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया जाता है। इस अधिनियम के पीछे भी उनकी एक मंशा छिपी हुई थी कि भारत को इतने खंडों में विभाजित कर दिया जाए कि रक्त रंजित रहे, रक्त से सराबोर रहे, हिंसा हो, गृह युद्ध हो, आंतरिक कलह हो, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए, भारत कभी एकीकृत न हो सके, भारत कभी अखंड न हो सके, भारत कभी विकास के पथ पर न चल सके। यही कारण था कि जो देसी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उस समय 1947 में आज़ादी के समय उनकी संख्या 565 थी। और उनके बारे में इस अधिनियम में कहा गया कि चूँकि हम सबको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करके स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन देसी रियासतों के बारे में, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके बारे में यह निर्णय लिया गया था, यह प्रावधान किया गया था इस एक्ट में कि वे चाहे तो भारत में या चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। विलय का जो आधार तैयार किया गया था उसमें यह था कि सीमाओं की जो प्रादेशिक समीपता थी, रिकॉग्निटी जो थी, जो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि जो कंटिग्यूटी जो थी, प्रादेशिक जो समीपता थी, उसको ध्यान में रखा जाएगा, जो सीमाओं की जो समीपता थी। साथ ही साथ आर्थिक स्टेटस को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस आधार पर उनको निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इतनी भारी संख्या में जो रियासतें थी, अभी कल्पना करिए कि ये रियासतें अगर भारत में नहीं शामिल होती, स्वतंत्र रहने का निर्णय लेती, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए का निर्णय लेती, या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेती, तो कितना विखंडन होता, भारत के लिए कितना नुकसानदायी हो सकता था। आज जो भारत राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सद्भाव की बात कहता है, शायद जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है, ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, जो लोहे की तरह
चट्टान की तरह उनकी इच्छा शक्ति थी, जो हिलने वाले नहीं थे। जो उन्होंने निर्णय ले लिया, प्रतिज्ञा ले लिया, उसको वो निश्चित रूप से पूरा करते थे और ठंडे दिमाग से शांतिपूर्वक अपना कार्य को अंतिम अंजाम देने में विश्वास रखते थे। वो भारत की एकता, भारत की अखंडता के पक्षधर थे। इसी सिलसिले में उन्होंने उस समय, चूँकि वे अंतरिम सरकार में गृह मंत्री भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और रियासत मामलों के प्रधान भी थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ और बड़ी इच्छा शक्ति के बल पर 565 रियासतों में से 562 रियासतों को बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के उनके सहयोग से, उनके इच्छा से भारत में उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया। जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन था, जो विलय पत्र तैयार किया गया था, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार रियासतों को भारत सरकार को हस्तांतरित करना था, उन्होंने हस्ताक्षरित कर दिया। लेकिन जो अवशिष्ट अधिकार थे या फिर भारतीय संविधान को ही अपना संविधान मानने जैसे प्रावधान थे, इसके लिए भी उन्होंने बीपी मेनन के सहयोग से अंतिम प्रयास किया और उसमें सफलता पाई। जैसा कि बीपी मेनन साहब का ये कहना है कि एक शांतिपूर्वक क्रांति हुई और इतनी भारी संख्या में रियासतों को जो है भारत में शामिल होने के लिए राज़ी कर लिया गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसमें 3 ऐसी रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जिन्होंने भारत के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अवशिष्ट अधिकार और भारतीय संविधान को स्वीकार किए बिना पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम प्रयास किया और प्रीवी पर्स, जो कह सकते हैं कि एक मुश्त भुगतान, जो उनके शाही परिवार के परिवारों को ट्रांसफ़र करने के बदले में किया गया था, कि आधार को पुनर्स्थापित किया। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की इस मंशा को कि भारत विखंडित रहेगा, गृह युद्ध में तल्लीन रहेगा, निरंतर संघर्षों में लीन रहेगा और विकास के पथ पर नहीं अग्रसर हो सकेगा, अखंड नहीं हो सकेगा, एकीकृत नहीं हो सकेगा, उस मंशा को, उस मानसिकता को उन्होंने खंडित करने में सफलता प्राप्त की और 565 रियासतों में से 562 रियासतों को भारत के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया। अब हम बात करेंगे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की, कैसे, किन परिस्थितियों में इनका भारत में विलय हुआ और क्या समस्याएं थीं। ये इन सारी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जूनागढ़ की। जूनागढ़ काठियावाड़ जो है गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक ऐसी रियासत थी जिसकी पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर हिंदू थी और कह सकते हैं कि भारतीय जो प्रदेश की जो सीमाएं थीं वो इससे लगती थीं और जिसकी आर्थिक निर्भरता भी भारत पर आधारित थी। तो एक तरीके से जो कंटिन्यूटी की जो बात कही गई थी, जो प्रादेशिक जो सीमाओं की जो समीपता की बात कही गई थी, भारत के पक्ष में अवैधानिक अधिकार था। आर्थिक जो आधार की बात कही गई तो वह भारतीय पक्ष में था। सब कुछ भारतीय परिदृश्य में कानूनतः देखा जाए तो जूनागढ़ का भारत में विलय वैधानिक हो सकता था, लेकिन वहाँ का जो शासक था, जो नवाब था, नवाब मोहम्मद महावत खान जी,
इसने माउंटबेटन की जो प्रादेशिक समीपता का जो नियम था, जो कॉन्टिग्यूटी का जो नियम था, उसका उल्लंघन करते हुए उसने भारत की जगह, चूँकि पाकिस्तान से उसकी मित्रता थी, मोहम्मद अली जिन्ना से उसकी मित्रता थी, पाकिस्तान के प्रति वह ज़्यादा आकर्षित था। उसने भारतीय जनता जो जूनागढ़ की जो जनता थी उसके विचारों की अवहेलना करते हुए एक तरीके से माउंटबेटन की जो प्रादेशिक समीपता का जो नियम था उसका उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और इसके पीछे उसने ये तर्क दिया कि जो जूनागढ़ की जो सामुद्रिक सीमा है वह जो है पाकिस्तान से लगी हुई है। लेकिन यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक था और जूनागढ़ की जो जनता थी जो भारत के पक्ष में विलय करने के लिए प्रयासरत थी, नवाब मोहम्मद महावत खान जी के इस निर्णय के खिलाफ हो गई और जनता के विरोध को देखते हुए भारत सरकार ने, जो समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सैनिक कार्रवाई करके राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नवाब जो था मोहम्मद महावत खान जी, वो भारत की जगह पाकिस्तान में जाकर के शरण लेता है। लेकिन भारत जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता था जो असंवैधानिक हो और नियमों के विरुद्ध हो, तो इसलिए उसने जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया। 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, जहाँ की जनता को भारत या पाकिस्तान के विलय के बारे में निर्णय लेना था कि वहाँ की जनता, राज्य की जनता क्या चाहती है, वो भारत में शामिल होना चाहती है या पाकिस्तान में। लेकिन जनमत संग्रह का जो परिणाम आया उसके अंतर्गत 90% वहाँ की पॉपुलेशन ने भारत के पक्ष में विलय करने के संबंध में अपना निर्णय दिया। तो इस तरह से जूनागढ़ की जो रियासत थी वह जो है भारत संघ में शामिल कर ली गई। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ, उनकी इच्छा शक्ति और उनका कूटनीतिक प्रयास काम आया और जूनागढ़ रियासत भी भारत में शामिल कर ली गई। इस प्रकार से अब 563 यानी 563 प्रिंसली स्टेट्स जो थी अब भारत का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन अभी दो रियासतें हमारे सामने थी। दूसरी एक रियासत जो थी वह हैदराबाद के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। हैदराबाद का जो हिस्सा था वह जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि दक्कन पठार का अधिकांश जो हिस्सा था वह जो है भारत को कवर करता था और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के जो संपर्क मार्ग का एक हैदराबाद प्रमुख गलियारा था। भारत का ये सबसे समृद्ध और एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदू बहुल रियासत थी और आर्थिक रूप से भी यह भारत पर निर्भर था और भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। तो कुल मिला जुला करके हम यह कह सकते हैं कि जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है जूनागढ़ के बाद हैदराबाद रियासत का जो कानूनी जो दायरा था वो भारत के पक्ष में था। लेकिन यहाँ का भी नवाब जो था मीर उस्मान अली, वह जो है भारत के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर नहीं करता है और स्वतंत्र रहने का निर्णय लेता है। अधिकांश जनता जो है निज़ाम के इस फैसले के विरुद्ध आवाज़ उठाती वो भारत में शामिल होना चाहती है। सरदार पटेल तथा अन्य मध्यस्थ के जो निवेदन थे, जो धमकियां थीं, वह भी एक तरीके से निज़ाम के ऊपर काम नहीं करती हैं और वह स्वतंत्र रहने के अपने फैसले पर अडिग रहता है। और यूरोप से जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हथियार हैं, उनका आयात भी चेतावनी के बावजूद
जो है जारी रखता है। इधर हम देखते हैं कि आंतरिक राजनीतिक जो परिस्थितियां थी हैदराबाद की वो अभी बिगड़ती जा रही थी। कृषक आंदोलन बढ़ रहा था, तेलंगाना आंदोलन बढ़ रहा था, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था, जो कांग्रेस से अब संबंध उसके ख़राब हो गए थे और सोवियत रूस के कम्युनिस्ट के कह सकते हैं कि प्रसार को देखते हुए वे हैदराबाद में भी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपका रजवारे जो वहाँ पर थे, रज़ाकार जो थे, उनका दमन हो रहा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो तेलंगाना मूवमेंट को सपोर्ट था, जो कृषक आंदोलन हो रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था, और इन परिस्थितियों में को ध्यान में रखते हुए कानूनी व्यवस्था को कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। इसको आधार बना करके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह सकते हैं कि 13 सितंबर 1948 को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई किया, और इस सैनिक कार्रवाई करने के बाद जो है हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिला लिया गया। वहाँ का जो निज़ाम था उसने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण उसको हैदराबाद का गवर्नर बनाया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जूनागढ़ के बाद हैदराबाद को भी भारतीय संघ में शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सफलता प्राप्त की। सरदार पटेल ने जो है सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से अब 564 जो रियासतें थी वे अब जो है भारत में शामिल हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रहा है, और आज भी कहीं न कहीं एक अच्छे पड़ोसी राष्ट्र के रूप में दोनों नहीं रह पा रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके बीच तनाव है। तो उसका जो मुख्य कारण है वह जम्मू कश्मीर है। तो हम लोग अब जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझेंगे। जम्मू कश्मीर जो है अन्य रियासतों से बिल्कुल अलग था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर का जो भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो कहीं न कहीं केवल भारत और पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं कि 4 राष्ट्रों से मिलती है। भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है और सोवियत रूस है। कश्मीर जो है वह 3 हिस्सों में कश्मीर को संभाग को बांटा जा सकता है। एक जम्मू का इलाका है जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है जो मुस्लिम बहुल है, और तीसरा लद्दाख जो आपका बौद्ध बहुल एरिया है। तो इन भौगोलिक परिस्थितियों और वहाँ का जो पॉपुलेशन था, इसको आधार बनाते हुए वहाँ का राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने एक सुनहरा अवसर देखा कि हम जो है स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं और अलग राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। तो उन्होंने न तो भारत में शामिल होने का निर्णय लिया और न ही पाकिस्तान में, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। उनके इस निर्णय के खिलाफ जो है कई बार कोशिश की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया, उनसे कहा कि कश्मीर का भारत में विलय ही एक बेहतर विकल्प है, और जम्मू कश्मीर से चूँकि कश्मीर से जवाहरलाल नेहरू आते हैं, इसलिए वे कभी भी कश्मीर के शत्रु नहीं हो सकते हैं। और यही नहीं, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे पंडित रामचंद्र काग, उनको भी एक पत्र लिखा और एक कहा कि मैं कश्मीर की विशेष कठिनाइयों को समझता हूँ, लेकिन इतिहास और पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं
आदि को अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय के अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य विकल्प नहीं है। चूँकि भारत जम्मू कश्मीर को इसलिए भी भारतीय संघ में शामिल करना चाहता था कि आर्थिक लाभ तो होता ही होता, पर्यटन का जो आधार था वो तो था ही था, साथ ही साथ भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष जो छवि थी, जो सेकुलरिज्म का जो एक उसकी छवि है, उसको भी और अधिक निखर करके आता अगर भारत जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने में सफल हो जाता था। तो ये कांग्रेस और भारत सरकार का ये प्रयास था कि ऐसा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान सरकार का ये मानना था कि जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है और पाकिस्तान की आज़ादी जो है कोई मायने नहीं रखती है, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। तो इसलिए वे हर हाल में चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, भारत सरकार चाहती थी कि भारत में शामिल हो जाए। सबके अपने अपने तर्क थे। पाकिस्तान का ये तर्क था कि कश्मीर वैली की अधिकांश सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं और जिसकी आर्थिक निर्भरता है वह भी पाकिस्तान पर है। इसलिए जो माउंटबेटन योजना की जो आपकी एक तरीके से जो प्रादेशिक कंटिग्यूटी जो है, प्रादेशिक जो सीमाओं की जो वो है, कह सकते हैं कि जो नियम है, उसको भी अगर ध्यान में रखा जाएगा तो कश्मीर जो है पाकिस्तान में कश्मीर का विलय वैधानिक होगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, उनकी अपनी बात थी, जबकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के अपने तर्क थे। वे चाहते थे कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इसी बीच हम ये देखते हैं कि पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा फैल जाती है और उसका असर कश्मीर में भी पड़ता है और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के जो पठान आदिवासी थे, वे उनका ये मानना था कि हमारे सहधर्मियों पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जो है पाकिस्तान के सहयोग से अक्टूबर 1947 में एक तरीके से बहुत सर्द मौसम होता है और वहाँ की बर्फ़बारी और वहाँ की जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ के भौगोलिक परिवेश था, उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने कश्मीर के पश्चिमी इलाके में घुसपैठ कर दी और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। और राजा हरि सिंह और वहाँ की सरकार जो है प्रयास जरूर की, लेकिन उस प्रयास में अपने को असफल पाते होते देख कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर ले, उसने भारत सरकार से निवेदन किया और एक कहा कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान ने घुसपैठ कर लिया है, आक्रमण कर दिया है और इसमें हमारी आप सहयोग करें, सैनिक सहयोग प्रदान करें। नेहरू जी असमंजस में थे और शायद वे इस कारण भी कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है अगर हम सैनिक सहयोग करते हैं तो, क्योंकि राजा हरि सिंह ने किसी भी स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और क्योंकि इसके पहले वे प्रयास कर चुके थे और तमाम तरह की बातें भी कर चुके थे जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया, लेकिन हरि सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम सैनिक सहयोग तभी करेंगे जब आप भारत के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर कर देंगे। बहुत सोच के बाद हरि सिंह ने कहा कि मैं भारत के पक्ष में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त यह है कि जो अवशिष्ट अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कश्मीर के जो अधिकार हैं वे जो है बरकरार रहेंगे। केवल हम रक्षा, विदेश और संचार मामले जो नियमतः है जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको हम हस्तांतरित करेंगे। शेष जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक राइट है जो जम्मू कश्मीर का, वह जो है हमें प्राप्त होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्वीकार कर लिया और
इस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और कह सकते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत के पक्ष में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करने के बाद जो है भारत में कश्मीर का विलय हो गया और एक तरीके से रक्षा, विदेश और संचार मामले भारत सरकार के हाथ में आ गए, हस्तांतरित हो गए। लेकिन इसके साथ ही भारतीय सेना ने सैनिक कार्रवाई करके स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई और इसके कारण हम देखते हैं कि नवंबर 1947 में, फिर 1965 में, 1971 में, 1999 में कई युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए और लगातार जो है कश्मीर बॉर्डर पे तनाव बरकरार रखता है और घुसपैठ पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है, सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है जो सीमाएं हैं और उसके खिलाफ जो है लगातार संघर्ष होता है। दोनों ही पक्षों की जो है आर्थिक और मानवीय नुकसान होता है। तो ये संघर्ष की शुरुआत हुई और जैसा मैंने बताया वेदर के बारे में कि ठंड का सीज़न था और इसमें कश्मीर की जो परिस्थिति थी, जो भौगोलिक परिस्थिति थी, उसमें इसका लाभ उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने 1947 नवंबर 1947 में कश्मीर पर घुसपैठ कर दिया, अटैक कर दिया। भारत को जब तक पता चलता तब तक जो है 1/3 कश्मीर के हिस्से पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, युद्ध दोनों ही देशों के बीच छिड़ गया। इसी बीच जो है माउंटबेटन के कहने पर जो गवर्नर जनरल वायसराय था भारत का, उसके कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में ले गए और उनके पीछे उनका ये तर्क था कि शायद यूएनओ हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और हमारी जीत हो सकती है। और उन्होंने जो तर्क ये रखा कि चूँकि हरि सिंह जो वहाँ के रियासत के जो राजा थे, उन्होंने स्वेच्छा से विलय पत्र पर भारत के पक्ष में हस्ताक्षर कर दिया है, इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने इसके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से पहले अप्रत्यक्ष बाद में प्रत्यक्ष तौर पर सैनिक आक्रमण किया है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। साथ ही साथ जो मुस्लिम उनकी इच्छा थी, जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे, उनके प्रतिनिधि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी समर्थन प्राप्त है। तो ये पूरी तरह से एक तरीके से आश्वस्त थे कि भारत का जो कानूनी पक्ष है वह काफ़ी मजबूत है और हमारी जीत जो है निश्चित होगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तर्क दिया कि चूँकि कश्मीर वैली की सीमाएं जो हैं पाकिस्तान से मिलती हैं, उसकी आर्थिक निर्भरता भी पाकिस्तान पर है, इसलिए जो है कश्मीर का भारत में विलय असंवैधानिक है और यह ज़ोर ज़बरदस्ती से डरा करके हरि सिंह को सिग्नेचर करने के लिए बाध्य किया गया है और ये ज़बरदस्ती किया गया है। और यह माउंटबेटन प्लान की अंतर्गत जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो नियम जो विलय पत्र का बनाया गया था, उसके खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया और आयोग ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और फिर एक इकरार, दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक इकरारनामा, एक समझौता प्रस्तुत किया, जिसे दोनों ही पक्षों ने स्वीकार कर लिया। समझौते में जो बातें कही गई थी वे ये कही गई थी कि युद्ध जो है विराम कर लिया जाए और जहां पर जिसका आधिपत्य है उसको स्वीकार कर लिया जाए और पाकिस्तान जो है अपने सैनिक जो है आक्रमण नहीं, पाकिस्तान भविष्य में आक्रमण नहीं करने का आश्वासन देगा और भारत कश्मीर में उतने ही सैनिक रखेगा जितनी आवश्यकता है, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने सैनिकों की आवश्यकता है उतना ही कश्मीर में वो अपना सैनिक रखेगा। साथ ही साथ कश्मीर का विलय में का जो फैसला है वह जनमत संग्रह के द्वारा हल किया जाएगा। लेकिन जनमत संग्रह हुआ ही नहीं कभी। कारण ये था कि
यहाँ पर मैं एक बात का ये जिक्र करना चाहूँगा कि इस युद्ध में जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की संज्ञा देता है और भारत के द्वारा उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, और भारतीय क्षेत्र के नियंत्रण में जो एरिया है उसको पाकिस्तान के द्वारा भारत ऑक्युपाइड कश्मीर की संज्ञा दिया जाता है। तो ये दोनों देशों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन जनमत संग्रह की जो बात हम करेंगे तो जनमत संग्रह हुआ ही नहीं। जो पब्लिक ओपिनियन जो था वो लिया ही नहीं गया। कारण ये था कि भारत का ये कहना था कि जब तक पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर से नहीं हटा ली जाएंगी तब तक जनमत संग्रह नहीं कराया जाएगा, और पाकिस्तान का ये कहना था कि जब तक भारतीय जो सेनाएं हैं पाकिस्तान से जब तक जो है जब तक ये था कि पाकिस्तान का ये कहना था कि जनमत संग्रह के पश्चात और उसके परिणामों के आधार पर सेनाओं को हटाए जाने का फैसला लिया जाएगा। यानी कि जनमत संग्रह होगा, उसका क्या परिणाम आता है उसको देखते हुए पाकिस्तान की जो सेना है उसको कश्मीर से हटाए जाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यानी दोनों ही पक्ष अपनी अपने तर्क पर अडिग थे, जिसके कारण जनमत संग्रह हुआ ही नहीं। धीरे धीरे 1960 के दशक में आते आते जो पूंजीवाद था और जो साम्यवाद था, जो कोल्ड वार दोनों के बीच चल रहा था, उसमें कुछ तनाव शिथिलता आती है। फिर धीरे धीरे यह विषय वस्तु कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीय मंच से गायब हो जाता है और ये दोनों ही देशों के बीच का पारस्परिक विवाद का विषय बन करके रह जाता है। अब कश्मीर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा। यह भारत की बहुत बड़ी सफलता रही। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो है पाकिस्तान और भारत इसी विवाद को लेकर के कि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर में जो आतंकवाद, भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता पैदा कर रहा है। वह अपने लड़ाकू आतंकवादियों को भेज करके कश्मीर में हिंसात्मक गतिविधियां चला रहा है, आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। पाकिस्तान का ये तर्क है कि जो आतंकवादी जिसको भारत कहता है वह आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। वहाँ के कश्मीरी जो है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का अपना एक जो है कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। उसको अगर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसके बदले में वह आरोप प्रत्यारोप निरंतर लगा रहा है। और उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान ने इस मसले को, जम्मू कश्मीर के इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मसला बताते हुए यूएनओ से, अमेरिका से हस्तक्षेप करने की बात कही है। अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाहे नवाज़ शरीफ साहब रहे हों, चाहे आपके परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, चाहे आपके इमरान खान साहब हों, सबने इसको जो है कश्मीर में मानवीयता का दमन और कश्मीर में जो है भारत के द्वारा आज़ाद कश्मीरियों के खिलाफ जो है कार्रवाई को लेकर के मुद्दा बनाया और ये बताने की कोशिश करी कि जो है कश्मीर में भारत के द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा है और इस पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। लेकिन अब भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि दूसरा कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच समूह जो है भारत के खिलाफ जाकर के बोलने की हिम्मत कर सके। और भारत एक शक्तिशाली अखंड विकसित राष्ट्र बन चुका है और लाख पाकिस्तान के इस मुद्दे को उठाने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ रहा हो या अमेरिका रहा हो, हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये आपका आपसी मैटर है, इसको आपसी बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। तो इसी विषय वस्तु को लेकर के जो है भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर तनाव रहता है। और अभी हाल ही में
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने, विकास के पथ पर उसको ले जाने, वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने और कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, नौकरी पेशा बनाने के लिए, रोज़गार पेशा बनाने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो अनुच्छेद 370 है, जिसके तहत विशेष राज्य का जो दर्जा कश्मीर को प्राप्त है, उसको समाप्त कर दिया जाता है और एक सामान्य जो स्टेट अन्य राज्य हैं उसी तरह से कश्मीर को भी एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था भाग 3, उसमें भी यह बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा बना रहेगा। तो इस तरह से आज जब अनुच्छेद 370 हटने के बाद की परिस्थितियों का हम मूल्यांकन करें तो आज लाल चौक पे जो है राष्ट्रीय झंडे फहराने में कोई हिचक नहीं हो रही है। पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिला रहा है। आप कश्मीर वैली में, डल झील में चले जाइए, वहाँ पे लोग खूब टूरिस्ट जा रहे हैं, विकास के अवसर बढ़े हैं। अब आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उस पे काफ़ी कमी आई है और धीरे धीरे हिंसा की जगह शांति और विकास का वातावरण बन रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अंग्रेज़ों की मंशा थी कि भारत को एक विखंडित राष्ट्र के रूप में हम छोड़कर जाएंगे, जो कभी भी विकास के पथ पर नहीं चल सकता है, अखंड भारत नहीं बन सकता है, एकीकृत राष्ट्र नहीं बन सकता है, आज उस भारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कारण जो है आज हम प्रगति के पथ पर बिना किसी हिंसात्मक संलिप्तता के प्रगति के पथ पर एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा जब इतनी भारी संख्या में रियासतों को बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी हिंसा के जो है उनको स्वेच्छा से संघ में शामिल करने में सफलता प्राप्त हुई होगी। लेकिन यह आश्चर्यजनक कारनामा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिखाया और आज भारत एक एकीकृत अखंड और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इसका क्रेडिट, इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इसलिए आज का यह दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, हम सब के लिए अतीत से सीख लेने, एकजुट होकर के आगे बढ़ने का संदेश देता है। एकता में बहुत बड़ा बल है। सहिष्णुता के पथ पर चलकर, विकास के पथ पर चलकर, शांति के मार्ग पर चल कर के, एकजुट होकर के हम भारत को आइए एक समृद्ध, विकसित और जो है सांस्कृतिक विविधताओं का जो सामंजस्य वाला जो राष्ट्र है, उसकी जो एक पुरातन संस्कृति रही है, उसको और अधिक आगे विकसित करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।